तो भाई वादा भी हमने किया है कि इसी जोश और इसी साहस के साथ, सत्यता के साथ और पूरे समर्पण के साथ आप तक हम खबरें पहुंचाते रहेंगे और लगातार यही कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, बजट पेश हो चुका है और बजट की बारीकियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल भी जुड़ चुकी हैं और उनसे अब हम जानेंगे, समझेंगे कि कैसा बजट उनको लगा है। प्रोफेसर यामिनी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। कैसा लगा बजट, क्योंकि अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो खैर विपक्ष हमेशा ही कहता है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपको कितना समझ में आया ये बजट और कैसा लगा हर किसी के लिए? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बजट और एक इंक्लूसिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बजट है और ख़ास तौर पे महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को और गरीबों को केंद्र बिंदु में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अंदरूनी शक्ति प्रदान करने वाला है और ओवरऑल अगर कहें तो भारत को सशक्त करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो एक हमारे सांस्कृतिक आचरण है, जो हमारी संस्कृति है और उसको जो है रखते हुए जितना भी कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है या जो टेक्नोलॉजी को लाया गया है उसको ग्लोबली या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक कोलैबोरेटिव बजट है जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ, इंडस्ट्री के साथ साथ जो है एग्रीकल्चर के साथ और सर्विसेज सेक्टर को साथ मेल जोल रखते हुए जो है सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ दिया गया है। चाहे तो आप इंडस्ट्री में कहें 15% से 14% लेके जाना मैट को, आप कहें एम्स का क्रिएशन, 5 मेडिकल हब्स क्रिएट करना, आप कहें गर्ल्स हॉस्टल क्रिएट करना या एमएसएमईज को जो है ओवरऑल सपोर्ट देना, ये भी करना कि जितने जो इन्वायरमेंटली लोगों को जोड़ना हो वो किया है। मतलब आपको बहुत सधा हुआ ये बजट लगा। और हेल्थ की मैं ज़रूर बात कहूँगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हुई अनूप इस बार की, भाई हेल्थ सेक्टर में खासकर कैंसर का जो इलाज है, उसकी जो दवाएं हैं वो बहुत महंगी आती हैं, उन पर जो है उनको सस्ता करने का काम किया है। ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि जब किसी के भी घर में अगर कैंसर जैसी बीमारी हो तो इंसान शारीरिक तौर पर जूझता है, मानसिक तौर पर जूझता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जूझता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने टैक्स की बात कही, हालांकि उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके अलावा जीएसटी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि अब नया टैक्स एक्ट जो है वो लागू होगा 1 अप्रैल से, उसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है और कैसे उसको समझें हम? जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। उसमें जो लास्ट फाइनेंशियल एक्ट जो हमारा चेंजेस हुआ था 2025 में, मोर सो वो सेम टू सेम है। बाकी जो करंट में चेंज किया गया है वो एक तो आईटीआर की ड्यू डेट में चेंज किया गया है और एक मैट में ना पहले 15% से घटा के मैट का टैक्स 14 कर दिया गया है। यही चेंज है। और बाकी जो फाइनेंस एक्ट 2025 था बिल्कुल सेम ही है। हमारा जो न्यू इनकम टैक्स बिल है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू। प्रदीप जी, मैं एक सवाल आपको रोकना चाह रहा हूं। मैं आप बिल्कुल आसान शब्दों में बता दीजिए, आधा से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि टैक्स कैसे भरना है, किन किन चीजों में डिडक्शन है, ये आप भी समझते हैं। आम जो लोग हैं, जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो शायद इसमें आते हैं, नए नए आ गए होंगे टैक्स डिडक्शन में, उनको समझा दे कितने तक में आपका पैसा कट रहा है, कितने में नहीं कट रहा और कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में बता दीजिए। देखिए, अभी तो क्या है ना, दो स्लैब चलते हैं, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब। न्यू इनकम टैक्स स्लैब में तो खाली आपका 1-2 ही डिडक्शन मिलती है, बाकी डिडक्शन नहीं मिलती। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में डिडक्शन मिलती है। वैसे अगर किसी की सैलरी अगर 50 लाख, 20 लाख या 60-70 लाख तक भी है तो उसको न्यू इनकम टैक्स स्लैब ही चूज करना चाहिए, उसी में बेनिफिट बैठेगा उसको। तो जो आप डिडक्शन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसका बेनिफिट अब रहा नहीं है। वो पहले था 2-3 साल पहले, जब ये न्यू आपका फाइनेंस एक्ट लास्ट लागू हुआ था 2025, उसके बाद डिडक्शन का मोर सो कोई ज्यादा बेनिफिट रहा नहीं है। तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, एआई को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि एआई भविष्य है। आने वाले टाइम में आप देखिए बहुत सारी चीजें एआई से होने वाली है। तो भारत कहां खड़ा है? अगर इस बजट के साथ हम जोड़ दें भारत को, तो भारत इस साल के लास्ट में या फिर अगले साल के बजट तक हम कहां होंगे एआई के क्षेत्र में?
देखिए भारत अभी बहुत पीछे है एआई में, ठीक है। नो डाउट कि लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। भारत को पहले एआई के पहले सेमीकंडक्टर में एंटर करना पड़ रहेगा, जो कि अभी कर भी रहे हैं, जो हमारा बजट निकला उसमें है भी। लेकिन एआई ऐसा चीज है कि एआई का अगर कोई कंपनी बनता है तो उसके लिए डेटा सेंटर एआई का बहुत जरूरी है एआई के लिए। तो वो डेटा सेंटर को खोलने में हमें बहुत ज्यादा पीछे हैं। सपोज करिए कि आज से फेसबुक बहुत पहले खुला हुआ था, तो हम लोग 15-20 साल पीछे हैं। तो उसको अगर कवर करना है तो हमें काफी चीजों को लाना पड़ेगा। लाने से ज्यादा हमें क्या होगा कि कोई भी चीज अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज करेंगे, तो अगर यहाँ पे हुआ तो अगर उस समय नहीं हुआ तो उस पर फोकस करना है कि क्यों नहीं हुआ, रीजन बताइए। अगर रीजन नहीं पता चलेगा तो ये कुछ नहीं, ये बजट उजट जो भी बताया गया है ये कल अगले साल सेम वही होगा, बजट निकलेगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक प्लान बनाना है कि अगर ये यहां तक बोला गया 40,000 करोड़ लाया गया है तो उसका कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है। यूटिलाइजेशन को हमें देखना है, उसको परखना है कि आगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वरना हमको नहीं लगता है कि 15-20 साल जो पीछे हैं वो और पीछे ही चलते जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले क्या होता था कि किसी के पास नॉलेज नहीं होता था, आज सभी के पास नॉलेज है और दुनिया बहुत जोर से भाग रही है। उस भाग में अगर हम लोग रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे चल जाएंगे। ये बहुत गिने चुने लोग हैं आदित्य, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग हैं एआई रोबोटिक्स में। आप हैं खुद, आप काम कर रहे हैं इसको लेकर। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को एक फौज होनी चाहिए जैसे विदेश में है, या कैलिफोर्निया की बात करते हैं हम, तमाम लोग यूएस की बात करते हैं, तो वहां एक बड़ा लंबा ऐसे लोगों का एक चेन है, एक लिस्ट है। हमारे यहाँ वो नहीं है। बिल्कुल, देखिए जैसे में यूएस का मार्केट का अगर बात करेंगे तो पीटर थील का हम बात करेंगे। पीटर थील के साथ गवर्नमेंट मिल करके एक ऐसा चीज बनाया है जो कि किसी भी देश से लड़ाई करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। वो सबका डेटा को लेता है, वो चाहे फेसबुक हो, मेटा हो, हर एक चीज का हो। इंडिया में वैसा चीजें नहीं है, ठीक है, उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास डेटा की ही कमी है। अगर हमारे लोगों का डेटा नहीं होगा तो हम कैसे उसको फाइंड कर पाएंगे, कैसे चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखिए, हर साल आता है बजट, हर साल होता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। सपोज करिए कि लास्ट ईयर का हमारा कोई भी बजट हो, वो चाहे 1 रुपया भी हो, तो 1 रुपये का यूटिलाइजेशन किस चीज में हुआ है। 40,000 करोड़ रुपया तो आ गया, लेकिन यूटिलाइजेशन क्या सही जगह पे हो रहा है कि नहीं। अब 40,000 करोड़ में से हम क्या किए कि हाँ दिखा दिए 10,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ का काम ही नहीं हुआ। 10,000 करोड़ में लगा कि हाँ भाई कुछ नहीं, एक बजट आना और बजट के का जो पैसा आया है उसका काम होना, वो जिस काम के लिए आया है वो होना, तभी जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। वो जमीनी हकीकत जो है वो दिखनी चाहिए। रजत मिश्रा स्टार्टअप एक्सपर्ट हैं। रजत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब से स्टार्टअप वाला कल्चर आया है ना, तो लोग जॉब्स छोड़कर, लोगों को लगता है कि अपना काम करे, स्टार्टअप करे, ताकि जितना कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, थोड़ा झंझट भी कम होगा। तो अब जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ इस बजट में? देखिए, स्टार्टअप के साथ एक चीज़ और जुड़ती है, वो एमएसएमईज होती है। बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स ओवरऑल सेंस में जो भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं वो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद वो ग्रो करता है। तो अगर हम इंडिविजुअल स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के सेंस में बात करें, तो जहाँ जहाँ डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर की बात हुई है, वो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को फोकस करते हुए है। लेट्स से 10,000 या 20,000 नए ऐसे क्रिएटर्स बनाए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात हो रही है या फिर नर्सिंग से जुड़े लोगों की बात होती है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेन किए जा सकते हैं। अब अगर हम एमएसएमईज की तरफ आते हैं, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बजट में वो ये हुई है कि लेगेसी इंडस्ट्रीज के जो क्लस्टर्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात कही गई है। अब ये जो क्लस्टर्स होते हैं, ये पुराने क्लस्टर्स हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर किसी फील्ड के होते हैं, कोई लोहे का काम कर रहा है या स्टील का काम कर रहा है या तांबा का काम कर रहा है, या फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल या लेदर के लिए है। अब अगर ओडीओपी और इनके अपग्रेडेशन को, लेगेसी क्लस्टर्स के अपग्रेडेशन को, दोनों को प्रॉपर तरीके से किया जाता है, तो जो मृत प्राय कंपनियां होती हैं उनको वापस जलाया जा सकता है। और ये ओवरऑल एक सप्लाई चेन का वहां पर एक नेटवर्क क्रिएट करती है, जो नए नए एंटरप्राइजेस को वहां इन्हेंस करता है, ज़्यादा बढ़ाता है। इसी के अलावा जो एमएसएमईज के लिए एक आउटले किया गया है 10,000 करोड़ का, जो लिक्विडिटी ऐड करने के लिए किया गया है, दैट्स अ गुड स्टेप टू हैव। अगेन उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो आउटले बनता तो है, बट वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि सीपीएससीज यानी जो सेंट्रल पब्लिक पीएसयूज रहेंगी, वो अगर एमएसएमईज के साथ डील कर रही हैं तो वो ट्रेड्स के माध्यम से ही डील करेंगी। इसे मैंडेटरी बना दिया गया है। इट इज़ अ बिग स्टेप टू हैव, क्योंकि ट्रेड्स के माध्यम से, और ट्रेड्स को साथ ही जेम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। एक और चीज़ ट्रेड्स के लिए हुई है कि इसकी जो रिसीट रहेगी, इसको अब फिजिकल एसेट के फॉर्म में लिया जा सकता है, यानी सेकेंडरी मार्केट में इसे ट्रेड भी किया जा सकता है।
नॉर्मली क्या है, छोटी जो एमएसएमईज होती हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि मान लीजिए उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई ऑर्डर ले लिया, उस ऑर्डर लेने के बाद उनको जो पैसा है वो मान लीजिए 6 महीने या 9 महीने के साइकिल में आता है। अब ये छोटी ये कंपनी बजट का के इशू लिए तो रहता ही है। मैं वापस आऊंगा रजत जी आपके पास। हमारे साथ यामिनी भी जी हैं। यामिनी जी, एक आपने नारा सुना होगा लोकल टू वोकल, लेकिन अब देखिए लोकल टू ग्लोबल हो गया। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, जो एफटीए हो गया हमारा ईयू के साथ में, तो लोकल टू ग्लोबल क्या हम इस बजट के थ्रू जा सकते हैं? कितना फायदा मिलेगा भारत के लोगों को, या फिर यहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें बहुत कुछ दिया गया है जहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की है, चाहे वो आयुर्वेदा की बात की हो या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की बात की गई हो, या जो कोलैबोरेशंस यूनिवर्सिटीज़ में हो उसकी बात की गई हो। साथ ही साथ ड्यूटी एग्जेम्पशंस की बात की गई है, जहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट्स आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन से लेकर के उनके पाथ से लेकर के और चीज़ों को जो है अगर आप इंपोर्ट करते हैं। कोस्टल लाइंस को बढ़ावा दिया गया है, फिशिंग फार्मिंग्स की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप किया जाए जो ख़ास तौर पे, अगर आप सिर्फ इस बजट को नहीं देखेंगे, प्रीवियस इतने बजट्स जो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं उनको देखेंगे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट को देखें, और साथ ही साथ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है या फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की बात करें, जो 24 आवर्स 7 365 डेज़ आज की तारीख में हमें अवेलेबल है। हर पब्लिक सर्विस को 24 आवर्स 7 365 डेज ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, जिसे हम कहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के आधार पे, आपके थंब पे आपके पास अवेलेबल है आज की तारीख में। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं ग्रीवियंसेस के लिए या उनके अप्रोच के लिए, या जीएसटी अवेलेबल है एक स्टेट लेवल एमएसएमई को नेशनल लेवल एमएसएमई बनाने के लिए। वो सभी सुविधाएं नज़र आती हैं। साथ ही साथ फंड्स नज़र आते हैं एमएसएमईज़ के लिए जो एलोकेट किए गए हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ट्रेड्स की बात की गई, या जेम्स पोर्टल्स की बात की गई, या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात गई, वो सब नज़र आता है। साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में जो नेशनल डेस्टिनेशन ग्रिड की बात की गई है, जिसमें सारे जो ओवरऑल डेस्टिनेशंस हैं उनको रखा जाएगा, और आपके पास कोई भी चीज़ आज की तारीख में अवेलेबल है एट द क्लिक ऑफ अ बटन, वो सब अवेलेबल है, और फिज़िकली उसी के साथ उतनी ही स्पीड के साथ और उसी ही रफ्तार के साथ एक अच्छी क्वालिटी में वो साथ ही साथ अवेलेबल है। तो ये सब इस बजट में प्रोवाइड किया गया है, फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, और दिव्यांगजनों के लिए प्रोवाइड ये भी किया बनता है है। कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, जो रजत जी ने कहा कि भाई हम अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो फंड की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हम हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हैं, प्रदीप जी से सवाल करेंगे, भाई फंड हम पैसे बचा नहीं पाएंगे तो फंड आएंगे कैसे, तो आएगा कैसे? प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो टैक्स का रिफॉर्म था तो वो तो लास्ट ईयर कर दिया गया था। देखिए लास्ट ईयर है ना, लास्ट बजट में इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा न्यू पास हो उसको प्रपोज कर दिया गया था, जो पास हो गया था। और जीएसटी में भी मेजर चेंज सितंबर में कर दिए गए। तो टैक्स में तो इस बार कोई मेजर चेंज आना नहीं था। मतलब हम पैसे नहीं बचा सकते हैं, सीधी सी बात। नहीं, आप इस बार लास्ट ईयर आपको बचा के दे दिए थे पैसे तो कोई ऐसा मतलब आगे से कोई प्रोविजन नहीं है प्रदीप जी? नहीं, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं है, वहां से आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। लेकिन आम आदमी तो बहुत उम्मीद में था श्रद्धा कि भाई कुछ पैसे बचेंगे, टैक्स से हमारा सेविंग हो जाएगा। लास्ट ईयर इकट्ठा ही कर दिया था। आपको ये देखिए 1-1 लाख बढ़ाते लास्ट ईयर ना, सीधा ही 5-6 लाख का जंप करके 12 लाख का कर दिया था एकदम से। तो वो टैक्स बेनिफिट लास्ट टाइम ही प्रोवाइड कर दिया था। जीएसटी में भी कुछ चीजों में जो टैक्स का रेट कम हुआ है, जैसे ड्रग, ये आपका मेडिसिन में हुआ है, कुछ आपके मेडिकल इक्विपमेंट में टैक्स रेट कम हुआ है, बाकी किसी में टैक्स रेट इतना मेजर कोई चेंज नहीं आया। मिडिल क्लास को लग रहा था कि पिछले साल अच्छा गिफ्ट मिल गया तो इस साल छोटे मोटे गिफ्ट तो मिल जाने चाहिए थे। छोटे मोटे कोई गिफ्ट मिडिल क्लास को मिल जाता तो मिडिल क्लास जो था वो बहुत खुश हो जाता। लेकिन पिछले साल जो आप कह रहे हैं कि एक अच्छा जंप दे दिया, तो सरकार ने कहा कि भाई हमने पिछले साल दे दिया, जरा 2-3 साल आप अभी थोड़ा रुकिए, शायद हो सकता है उसके बाद। और जुड़े हैं। देखिए आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी समझिए, उन्होंने एक साथ ही जंप दे दिया था 12 लाख का ना, तो टैक्स तो वहाँ बेनिफिट लास्ट ईयर ही दे दिया था, और सितंबर में जीएसटी का बेनिफिट हो गया था, सबका ही रेट कम हो गया था जीएसटी का, तो उसका बेनिफिट अब लोगों को मिल रहा है।
और जो न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है जो लागू होगा उसमें भी 12 लाख का सेम रेट है। तो बाकी अगर इस साल तो कोई चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट बजट में शायद टैक्स में स्लैब में चेंज आएगा। बाकी जो ये बजट है इसका मेन फोकस हमारा ना 6-7 इंडस्ट्री है, जैसे आपका हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ये इन पे फोकस किया गया है। जो हमारी 7-8 इंडस्ट्री है उस पर फोकस किया गया है। वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ठीक भी है कि टैक्स रिफॉर्म तो लास्ट ईयर कर दिया था, तो हमारे जैसे सेमीकंडक्टर हम बनाना चाहते हैं वो हमारे डिफेंस के लिए भी मैंडेटरी है, तो उसके प्लांट शुरू करना चाहते हैं उसके लिए फंड अलॉट किया गया है। ये आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से समझिए, उनका कंसर्न यही है इस बार। हाँ बिल्कुल, वही वही इसीलिए उनका कंसर्न क्या है, यही जो है वो समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि और क्या कुछ है। हाँ, और दो मेहमान हमारे साथ हाँ, जुड़े हुए हैं, उन्हीं का डॉक्टर जिक्र समीर करें। भाटी हेल्थ एक्सपर्ट है स्टूडेंट, और डॉक्टर वंदना जैन इकोनॉमिस्ट है। आप दोनों भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर समीर भाटी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी कुछ हेल्थ को मिला है, और ख़ास तौर पर जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया वो थी कैंसर की दवाइयाँ। ऐसी 17 दवाइयाँ जिनको सस्ता करने की बात अब कही गई है इस बजट में। कैसे समझते हैं आप हेल्थ सेक्टर के लिए इस बजट को? बिल्कुल, देखिए हेल्थ सेक्टर का अगर हम बात करें इसके अंदर तो जितने भी तरह के अनाउंसमेंट हुए तो उसका अगर हम क्रक्स देखें तो ये है कि ज्यादातर इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है। मतलब हम ये सोचे कि इसका इमीडिएट कोई इफेक्ट आएगा वो नहीं, ये थोड़ा लंबे समय के बाद इसका इफेक्ट आएगा। जिसमें जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ वो बायोफार्मा शक्ति का हुआ है, जिसके अंदर के 10,000 करोड़ का जो बजट के बारे में बात की गई है। और वैसे भी जैसे अगर हम भारत के लिए बात करें तो वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है कि हमारे पास दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा होती है। पर अब इसमें एक एडिशन ये हो जाएगा कि इसमें जो महंगी दवाइयां हैं और खासतौर पे जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, जो रेयर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां हैं, कैंसर से संबंधित जो बीमारियां, जिसमें पहले भी कई बार जो जिक्र पिछले बजट में भी किया गया था, 36 के करीब जो इस तरह की दवाइयां थी उनके ऊपर एग्जम्पशंस मिला था इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे। तो वो अब दवाइयां जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक तो उसकी अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, पहली बात ये। दूसरा, जब हम बायोफार्मा की बात करते हैं तो वहां पर R&D बढ़ जाती है, और डायरेक्टली इसका लिंक आपका एम्प्लॉयमेंट पर तो आता ही आता है। सेकंड जो बात की गई है जो मैन पावर को लेकर, जैसा हम ज्यादातर देखते हैं अस्पतालों के अंदर की शॉर्टेज जो हमारी रहती है मैन पावर को, तो उसमें पैरामेडिक्स को लेकर स्पेसिफिकली इस बजट में बात की गई है, जिसके अंदर आपकी जो नर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो गए और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, तो ये सब अलाइड हेल्थ सर्विसेज टेक्नीशियंस हो गए। तो एक ये जो स्किल गैप है इसको पूरा करने के लिए, और एक और चीज पे ध्यान इस पे दिया गया है कि स्पेसिफिकली हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है या फिर जो हमारे केयर गिवर की जो बात की गई है कि 1.5 लाख के करीब इस तरह के केयर गिवर वाला जो जॉब रोल स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि हम जैसा देख भी रहे हैं एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हेल्दी पॉपुलेशन को आगे आने वाले टाइम में ध्यान रखने के लिए इस तरह की जॉब रोल तैयार किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए पिछले बजट में भी जैसे अनाउंस हुआ था कि 200 के करीब कैंसर केयर सेंटर, और इस बार जैसे 5 मेडिकल हब की बात की गई है, और उसको लिंक किया गया है मेडिकल टूरिज्म से, जैसा हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बात करते हैं। और वो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा कि उसमें आयुर्वेद का भी कॉम्बिनेशन, एलोपैथी का भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि आयुर्वेद के लिए स्पेसिफिकली 3 एम्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको मेडिकल स्पिरिचुअल टूरिज्म से, आयुर्वेद से, हमारी एंशिएंट साइंस से, योगा से, इस सब को जोड़ा गया है कि हम यहाँ पर हील इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट हम बात कर रहे थे तो उसको इससे लिंक किया जा सकता है। और एक और जो चीज इसमें खास तौर पे जो पेन पॉइंट है बड़ा, कि जैसे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बड़े शहरों में जो पेशेंट लोड है वो काफी ज्यादा इधर रहता है। बट अगर हम आपका Tier 2 सिटीज की बात करें, सेमी अर्बन एरियाज या गांव की बात करें, तो वहां पर उस तरह का लोड, क्योंकि वो फैसिलिटी वहां पर नहीं है। और खास तौर पे जो एक मेन चीज का जिक्र किया गया है ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी केयर, तो अगर उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात की गई है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो ट्रॉमा वाले, इमरजेंसी वाले, हेड ट्रॉमा वाले पेशेंट्स, उनको ट्रेवल करना पड़ता था, जो उनका गोल्डन टाइम था, तो वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इसके अंदर
रखा गया है, पर हाँ उसका टाइम लगेगा। अभी उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब वो लॉन्ग चीज लास्टिंग जो है उन चीज़ों को incorporate ध्यान में होगी। इसमें रखा गया है। दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिलेंगे हमें। डॉक्टर वंदना जैन जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर वंदना जैन, हम चौथे पायदान पर हैं अगर आर्थिक तौर पर बात करें तो, तीसरे पायदान की तरफ बढ़ना है। ये जो बजट है, लगता है 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको धीरे धीरे पूरा करेगा हर साल का बजट, जैसा ये आज का बजट है, इस साल का बजट आया है। जी, तो मेरा ये विश्लेषण है कि अगर हम 2047 की तरफ अपने आप को अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें विकास की इस गति को निरंतर आगे बढ़ाना है। अभी हमारा कंपटीशन चाइना और यूएस से है, क्योंकि 2030 तक तो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी 7 ट्रिलियन की हो जाएगी। उसके लिए अहम है कि जीडीपी की ग्रोथ के साथ हम किसी भी नेशन के वेलबींग में उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है, अहम है कि हम अपने युवा, क्योंकि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये बजट युवाओं का है, तो हमारे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश के युवा अपने आप को अपस्किल करें। उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन हमारे लिए एक सुपर पावर इमर्ज करने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो इनोवेशन आज के समय में उसकी बैकबोन है। और उसके लिए हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हमारी सर्विस सेक्टर जो प्रेजेंटली भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, उसको हमें निरंतर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस कदम में हमारे बजट में ऑलरेडी हमारी माननीय एफएम ने एलोकेशंस की हैं एआई सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, और उनके कस्टम ड्यूटीज़ पर भी बहुत रिडक्शन की गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी की बढ़ती हुई निरंतर ग्रोथ के लिए हम अपने युवा शक्ति को एजुकेशन से, उनके हेल्थ वेलबींग से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार थामते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी ये ग्रोथ की जो स्पीड है वो निरंतर चलती ही रहे। बिल्कुल, और इसी की ज़रूरत है जो आपने कहा भी कि 2047 का जो विजन है, जितने भी पैनलिस्ट आए हैं उनका भी यही कहना है कि 2047 पे फोकस है विकसित भारत, जिसकी बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। प्रेमपाल शर्मा, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर रेलवे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि रेलवे की हम अगर बात करें तो रेलवे को क्या क्या खास सौगात, इससे कितना फ़ायदा जो है एक आम आदमी को मिलने जा रहा है? बहुत देर के बाद आपने आम आदमी की बात की है। नहीं, मैं शुरू से, प्रेमपाल जी, शुरू से मैं तो कहती हूँ कि बजट की जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना, वो नहीं समझ में आते हैं, इसलिए आम आदमी बहुत आम भाषा में अपने फायदे की बात जो है वो समझना चाहता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जरा बताएं आम आदमी के लिए क्या कुछ था इस पिटारे में। कोई बात नहीं, आप डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बताइए। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, और कई लोगों की बातें मुझे, जैसे कि जब मैंने शुरू किया तो किसी ने कहा कि इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं बस थोड़ा सा, रेलवे की तो बहुत छोटी बातें हैं कि पूरे साल रेलवे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी वंदे भारत और जाने एक कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट और बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस, और सबसे अच्छी बात कि सारे शहरों में मेट्रो का विकास, बेंगलोर जैसे शहरों के लिए विशेष योजनाएं लगातार चल रही हैं। और अभी तो सिर्फ यही आया है कि कुछ कॉरिडोर, तो पहले मैं थोड़ा आधा मिनट इस पर लूंगा कि ये कॉरिडोर वाली बात बहुत अच्छी है, जैसे कि आरआरटी को जोड़ने से मेरठ वाली रास्ता और वहां के आसपास की पूरी इकोनॉमी, गांव, स्टेशन बिल्कुल बदल रहे हैं। उसी को तुरंत एक और उसी प्लान में सोनीपत को जोड़ने की है। अभी वो सोनीपत वाली चीजें क्यों धीमी चली हुई हैं, क्यों अलवर वाली लाइन भी उसी से जुड़नी है? तो ये अब वक्त आ गया है कि हम आजादी के बाद से ही घोषणाएं हर साल 1-2 दिन ऐसा हल्ला होता है कि बस भारत तो अब बदला, और अब तो उसमें बस ट्रिलियन और जुड़ जाता है। अब मैं एक गंभीरता से कह रहा हूं, आम आदमी की जिंदगी, जैसे कि अभी यहाँ पे बात हुई, ह्यूमन इंडेक्स में हम कहाँ हैं? ट्रिलियन से 11वें से अगर हम चौथे पे आ गए हैं, तो क्या हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? क्या हमारे जो आय की जो डिफरेंसेज हैं, जो अनमिता, वो बढ़ी है? मैं इसका नहीं चाह रहा कि नेगेटिव पॉइंट है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, एक सरकार के पास एक विल पावर है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब बहुत मेरा एक पक्ष और अच्छा लगा है मुझे इस बार कि
जो शहरों के आसपास वो SEZ मतलब कुछ ऐसे इकोनॉमिक जोन बनाने वाली बात है, और गांव को मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं शिक्षा से थोड़ा जुड़ा हुआ हूं कि क्या सारे शहरों सारे देश के लिए दिल्ली ही रास्ता है पढ़ने के लिए, बिल्कुल, या इलाहाबाद ही होगा या बंबई होगा? हम जो अमीर दिल्ली में रहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे कि एक हफ्ते तक यही होता रहता है कि इनकम टैक्स में कितना वो मिलेगा। अरे बाबा, इनकम उनके जिनके पास है उनको मिल ही रहा है। और किसी ने आपके पैनल में बहुत अच्छी बात कही कि पिछले साल उनको दे दिया गया है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों को मजबूत करने की जरूरत है जिससे कि शहरी आबादी पर और दबाव न बढ़े। अब उनको कैसे लागू किया जाए, इसी में से अगर सूत्र खोजे जाए तो गांव और शहर की बातें कुछ की गई हैं, उनको जरा बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जनता की जो ऑडिटिंग होती है, सोशल ऑडिटिंग, आप अपने चैनल पे इसके बाद उन्हीं घोषणाओं की घोषणा न करें, उसके इम्प्लीमेंट देते हैं। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, वन विलेज वन एडॉप्टेशन का क्या हुआ? 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी, क्या हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों की आय 2022 तक बढ़ाने की बात थी, सरकार करती है, लेकिन सरकार और जब उसका एक ऑडिटिंग होता है, आपकी प्रेस, आपका मीडिया उन प्रश्नों को उठाता है, फॉलो अप। मैं चाहूंगा कि आप एक साल तक अगर इस बात को फॉलो करें कि अगले 3 महीने में कितनी प्रोग्रेस हुई, अगले 6 महीने में कितनी हुई। हम पैनल वाले मौजूद हैं, मुझे लगता है कि अब तो आप फोकट में ही बुलाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, तो शायद लोग मैं पार्टिसिपेशन आपकी के बात लिए भी से तैयार हैं। सहमत हूँ प्रेमपाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि बजट हर साल आता है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उस बजट में जो जो कहा गया है उसका कितना काम हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई दिल्ली ही क्यों जाना है पढ़ाई के लिए, जहाँ है वहीं पर एक अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। आपकी बातें बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपने जो है ये सारी बातें की हैं। यामिनी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। यामिनी जी, जो बात कही अभी प्रेमपाल जी ने, कितना सहमत हैं? क्योंकि आपने, ठीक है, इतना लाख करोड़ का आपने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उस बजट से क्या क्या हो रहा है, कितना फ़ायदा हुआ, और अगर हम हर साल जस के तस हैं तो फिर बजट का क्या फ़ायदा? ये जो सवाल है ये वाजिब है। जी देखिए, विश्व में कितनी भी अस्थिरता हो, इस देश में 7% से ऊपर की ग्रोथ है, 7.2%। साथ ही साथ आप अगर रोड्स के बनावट को देखें, या आप रेल्स के अंदर वंदे मातरम, वंदे भारत, या जो बाकी की रेल स्टार्ट हुई हैं उनको देखें, या आप अपने पब्लिक सर्विसेज को देखें आज की तारीख में, किसी भी स्तर पे, चाहे ड्राइविंग हो, पासपोर्ट हो, या कोई और सर्विस हो, सिंगल विंडो फ्रेमवर्क हो अप्रूवल्स के लिए, या आप तकनीकी तौर पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें लोगों के पास इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, या इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हुआ है, या GST रिफॉर्म्स का फ़ायदा हुआ है, वो सीधा सीधा नज़र आता है और आंकड़ों में है। आंकड़ों में टैक्स रेवेन्यूज़ के माध्यम से है, जो आय के ऊपर से आती है GST रिफॉर्म के बावजूद, IT की रिलीफ देने के बावजूद। एक फिस्कल डेफिसिट 4.3 to 4.4% के आंकड़े पे है आपके पास आज की तारीख में। वो फिस्कल स्पेस है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जा रहा है। आज की तारीख में आप एक FTA कर रहे हैं जो 27 देशों के साथ है। ये सब ज़मीनी हरकतों, ज़मीनी स्तर पर आप एक चीज़ को देख रहे हैं। आप ज़मीनी स्तर पे आज की तारीख में अपने मोबाइल पे कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट्स आपके हाथ में हैं आज की तारीख में। आपके पास कोई जगह जहाँ पे आपको पब्लिक सर्विस मिलती हो वो अवेलेबल है। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसा यहाँ से बैठ के विदेश में, डिजिटल रुपी तक लाने की बात की गई है, पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 90% खर्च होता है या 70% खर्च होता है। ये देखना ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, वो एक सही स्तर पे जाए, और जितनी प्रोग्रेस हो वो अपने में सस्टेनेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, और देश को बढ़ावा देती हो। ख़ास तौर पे अगर आप मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों। इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, उसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत एयरपोर्ट्स बने, कितने प्रतिशत एयरपोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन हुई, और कितने प्रतिशत रेलवे में बढ़ोतरी हुई। तो ये सभी मेरे ख्याल से ज़मीनी हकीकत हैं जिसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि ये हुआ या नहीं हुआ। ऑडिट CAG करती है,
सरकार की कंपनियों का भी और सरकार का भी, और उससे भी बड़ा ऑडिट होता है लोगों का, जो वोट के ये माध्यम से भी और आपके ये माध्यम से आपने भी मेन बात सबसे कही कि ज्यादा सबसे होता बड़ा है। ऑडिट होता है लोगों का। यही हम सवाल बार बार कर रहे हैं घूम फिर के कि लोगों को कितना समझ में आ रहा है। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप जी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगी और क्या कुछ अच्छा लग रहा है इस बजट में आपको। अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बजट में जो फोकस किया गया ना वो इंफ्रा है आपका, और फार्मा कंपनी है जो मेडिकल से रिलेटेड है, और आपका डिफेंस, और बाकी कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर वो रिक्वायर्ड है, वो भी डिफेंस में रिक्वायर्ड है। आने वाले फ्यूचर में सेमीकंडक्टर का ही फ्यूचर है, तो वो बेंगलोर में पूरा सेटअप बनाने का वो गवर्नमेंट का प्लान है। बाकी इंफ्रा पे तो ऑल ओवर इंडिया डेवलप होगा ही, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, आपका रेवेन्यू भी होगा। तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है इस बार इस बजट में। डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, समझाने के लिए। और ये बजट जो है क्या कुछ कहता है, कैसे इसको समझना है, कैसे आपको इसको जानना चाहिए, इसी की बारीकियां पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है भारत एक्सप्रेस की, लेकिन सत्य साहस समर्पण जो हमारी टैगलाइन है उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बजट के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजीव वाईएसआर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ थंडर प्लस ईवी हैं वो, और मैं उनसे जानना चाहूंगी। राजीव जी, ये जो बजट है, अलग अलग सेक्टर्स की भी हम बात कर रहे हैं कि किसको क्या क्या मिला है, क्या लगता है? बात में अगर स्पोर्ट्स की करूं, एजुकेशन की करूं, क्या लगता है कितना कुछ मिला, क्या कुछ मिला इन सेक्टर्स को? ग्रेट। सो फैंटास्टिक एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस बजट का एसेंस एक ही लाइन में अगर समझना है तो इसको ऐसा बोल सकता है कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनोवेशन प्लस इंक्लूजन। इससे क्या होता है, ये इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में एक नंबर 1 ट्रस्टेड पार्टनर जैसे बिठा सकता है। बजट जो अभी अनाउंस हुआ है वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये डिलीवरी का रोड मैप है। अगर हम एग्जीक्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स और सिस्टमिक ट्रस्ट को अपना गाइडिंग स्टार बनाए तो भारत सिर्फ 7% प्लस ग्रोथ नहीं अचीव करेगा, बल्कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिलियंस और प्रॉस्पेरिटी की नई हाइट्स को भी टच करेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये भारत का मोमेंट आ चुका है। बीट द मदर ऑफ ऑल डील्स दैट वी साइंड वेरी रिसेंटली। अब हम वर्ल्ड के ट्रस्टेड पार्टनर और ट्रस्टेड ग्रोथ पार्टनर बनने के लिए बहुत आसानी का रोड मैप है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस बार बजट की एक बैलेंस्ड फिस्कल फ्रेमवर्क दिखा जाए है, जहां जीडीपी के हिसाब से फिस्कल डिफिसिट ग्रेजुअली कंट्रोल किया जा रहा है और साइमल्टेनियसली पब्लिक कैपेक्स को रिकॉर्ड लेवल पर इंक्रीज किया गया है 12.2 लाख करोड़ तक। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं है, भरोसा का सिग्नल भी दे रहा है। अगर हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देखें तो भारत ने रोड्स और रेल सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बनाए हैं, उन्हें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किया जाए है जो मेजर अर्बन हब्स को स्ट्रेटेजिक तरीके से कनेक्ट करेंगे। और ये रेल कॉरिडोर्स के साथ अभी हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भारत का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया तो रेल, रोड, टेलीफोन, पोर्ट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी 20-30 साल से खामोश हो रहे हैं। लेकिन अब से 20-30 साल तक अगर कंट्री को आगे बनाना है तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कच्चा नहीं होता है, ये प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी क्रिएशन होता है। इसके साथ बजट ने फोकस दिया है मैन्युफैक्चरिंग को। 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स को मेन स्केल करने पर बहुत जिम्मेदारी कोशिश किया जाया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रेफरेंसेस सिर्फ कॉस्ट नहीं होता है, ये ट्रस्ट पर बेस होते हैं। इसके साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है। 40,000 करोड़ का एलोकेशन जो इंडिया को ग्लोबल चिप कंज्यूमर नहीं है, ग्लोबल चिप हब बनाने का एम्बिशियस भी है। भरोसे का सिग्नल जिसका जिक्र आपने किया कि भरोसे का सिग्नल इस बजट को कहा जा सकता है। रजत बहुत देर से जुड़े हैं, ब्रेक में भी हम दोनों की बात हो रही थी और मैं ये बात कर रही थी कि एजुकेशन, उसको कोई नहीं भूल सकता और ना ही भूलना चाहिए। क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर को कितना फायदा इस बजट से?
शायद देखिए, अगर पिछले बार की बात की जाए तो 1.28 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया था लास्ट ईयर एजुकेशन के लिए। इस बार वो बढ़ के 1.36 लाख करोड़ का आई थिंक हुआ है, जो वैसे तो 6.5% का इंक्रीज़ है। लेकिन चूंकि जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे जो बजट के हिसाब से लगभग 7.4% की अगर आती है, तो ये जो ग्रोथ है एक्चुअली एजुकेशन के सेक्टर में नेगेटिव है। यानी कि जितना ज़्यादा इसमें स्पेंड किया जाना चाहिए था एजुकेशन की फील्ड में, उतना नहीं किया गया है। लेकिन अगर इनोवेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स देखेंगे, जैसे RDIF फंड जो स्टार्ट किया गया है, हालांकि उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, कितना लोकेट किया गया जाएगा इस पर बात नहीं हुई, पर ये जो ऑलरेडी ANRF फंड चल रहा है, RDIF नया फंड आया है, मतलब एजुकेशन के लिए थोड़ा नेगेटिव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रेमपाल जी, मैं आपका भी रिएक्शन ले लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे अब आप, क्योंकि बात हुई थी कि ज़मीनी हकीकत में तब्दील होता हुआ नहीं दिखता है, आप और क्या कुछ मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। एजुकेशन की जो बात है, मेरा भी कंसर्न सबसे ज्यादा, चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल हो सकते हैं, मेरे पास रेयर आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, इससे बड़ा रिपोर्ट दुनिया के पास कोई नहीं है, और इसको केवल एजुकेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिस ढंग से ट्रंप बाजू मरोड़ रहे हैं वेनेजुएला से लेकर सभी की, हमारे पास वो ताकत है कि जिसके बदले हम इस पूरे देश को बदल सकते हैं, और ये बजट ईश्वर करे उसकी शुरुआत हो। जैसा कि कुछ कैंपस बनाए जाने की बात हो रही है, अपनी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति में भी 5 साल हो गए, अभी उसे जमीन पर उतरना है। हमारी लेबोरेटरी, हमारी साइंस तकनीक, इस पूरी फोर्स को, इससे एक और फायदा होगा, अगर ये फोर्स सही ढंग से हमने इस्तेमाल की तो शायद इसका जो एक डिमांड जो होता है कि जो दंगे कराता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करता है, वो हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि शायद ये शुरुआत हो। और ध्यान देने की कोशिश करी है, और बहुत सारी चीजों को दूरगामी जो है परिणाम इसके देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम इसको देखने को मिलेंगे, जो सभी एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन बजट की बारीकियां आपको लगातार हम समझाते रहेंगे, लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।